आखिर कैसे खत्म हुई 4500 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऐसा आखिर क्या हुआ और इतनी एडवांस अर्बन प्लानिंग तब के दौर में कैसे आई? इतना कमाल सीवेज सिस्टम, इतना कमाल ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने में कैसे पॉसिबल था? और क्या क्या राज दफन है इस शहर की मिट्टी के नीचे? आइए दोस्तों, लेट्स एक्सप्लोर द फॉरगॉटन सिटी ऑफ द मोहनजोदारो, माउंट ऑफ द डेड। चलो भाई, ये र्यून्स जो आप देख रहे हैं ना सारी, ये उसी ज़माने के हैं। और बड़ी मिस्ट्री ये है कि नहीं पता चला अभी तक प्रॉपर तरीके से। बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन ये नहीं पता चला कि हुआ क्या था यहाँ पे, सब कुछ कैसे तबाह हो गया। दूसरा, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर था। ऐसे और भी है, हड़प्पा भी है। और हाँ, बाय द वे, ये उन्हीं ज़मानों में यानी 4500 ईयर्स पहले, इसके साथ साथ जो है ना वो एंशंट इजिप्शियन और मेसोपोटामिया का जो दौर था वो इसके पैरेलल ही चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको बोलते हैं स्टूपा, बुद्धिस्ट स्टूपा। इसको बुद्धिस्ट स्टूपा तो बोलते हैं, बट वी रियली डोंट नो कि इनका मजहब क्या था। इस बुद्धिस्ट स्टूपा को देख के आप ये अज्यूम मत करना कि यहाँ के लोग बुद्धिस्ट हुआ करते थे। जी नहीं, ये बुद्धिस्ट स्टूपा तो 1600 साल बाद बना है, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ये 52 कमरे हैं इसके सारे सराउंडिंग में, स्क्वायर शेप सारे कमरे हैं। 52 कमरे तो कहते हैं कि ये सारे जो इनके यानी बुद्धिस्ट मंक्स होते थे, जो पुजारी होते थे, जो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, वो यहाँ पे रहते थे। और ये इसी तरह पूरे सर्कल में आते हैं। यहाँ के लोग किस मजहब को फॉलो करते थे, ये राज तो उन्हीं के साथ ही चला गया। लेकिन हाँ, कुछ स्पेकुलेशन जरूर है, तुक्के जिनको कह लें वो जरूर है। जैसे सर जॉन मार्शल की थ्योरी है कि हो सकता है ये लोग प्रोटो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते। इस थ्योरी की वजह ये है कि यहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान एक पशुपति का सील मिला था। पशुपति, जिनको प्रोटो फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा भी माना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज प्रोटो हिंदू रिलीजन, नॉट हिंदुइज्म। यही आगे जाके हिंदुइज्म बना, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन है, ये कंफर्म नहीं है। भाई, कुदरत ने तो जो इसके साथ करना था वो तो हो गया। ये तो एक मिस्ट्री है कि कैसे हुआ, ये क्यों तबाह हुआ, जो भी। लेकिन लोग ऐसे हैं ना कि वो इन पे चढ़ के इसको मज़ीद डैमेज करते हैं। इसलिए हमें ख़ास मना किया गया था कि इन दीवारों पे आपने चढ़ना नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये अपने ज़माने का मोस्ट एडवांस सिटी हुआ करता था। और इसकी अर्बन प्लानिंग जो है ना, वो आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इतनी कमाल किस्म की अर्बन प्लानिंग उस टाइम में कैसे हुआ करती थी। और ये देखें, ये जो ऊपर है ना, कहा जाता है कि एक 2 क्लासेस थे। यहाँ पे अपर क्लास लोग रहते थे, नीचे फिर रेजिडेंशियल और कमर्शियल ये एक एरिया होता था। यानी कि एक रूलिंग क्लास जो है वो यहाँ पे रहती थी। दिस इज सपोज थ्योरी, इन चीज़ों की कोई अभी तक मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होता था। एक चीज नोट करने वाली जरूर है कि इस पूरे शहर का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रिड सिस्टम की तरह है। और वो ग्रिड 2 हिस्सों में डिवाइडेड भी नजर आती है, अपर सिटी और लोअर सिटी, क्योंकि कुछ इलाके थोड़े ऊंचे हैं और कुछ नीचे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, दिस यूज्ड टू बी लेबर कॉलोनी। जो एक मशहूर डांसिंग गर्ल का स्टैचू था वो भी यहाँ से मिला था, जो आपको दिखाया था मैंने। फिर ये इनका रेजिडेंशियल एरिया था। ये देखें, थोड़ा सा
हाइट पे ये। अभी तो आप ये सब कुछ टूटा फूटा देख रहे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज के घर भी हुआ करते थे। वो शायद टूट गए हो तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट वेल्स भी लोगों के पास हुआ करते थे और उसके सबूत तो आज भी मौजूद है। ये भाई इसको ग्रेट बाथ भी कहते हैं। ये उनका स्विमिंग पूल समझ लें आप। अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं कि हो सकता है कोई रिलीजियस इनके रिचुअल्स हो वो करते हों, या बहुत सारी मिस्ट्री, बहुत सारे स्पेकुलेशंस है। बट आप स्ट्रक्चर देखिए, मॉडर्न स्विमिंग पूल्स का भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ 4500 ईयर्स अगो। तो इमेजिन द लेवल ऑफ अर्बन प्लानिंग। एक और कमाल की बात यह है कि हर घर कनेक्टेड है टू द ड्रेनेज सिस्टम, यानी हर घर का गंदा पानी ड्रेनेज सिस्टम से होके शहर के बाहर चला जाता था। ये सारा देखिए ये ड्रेनेज सिस्टम था इनका। और ये पीछे यहाँ पे ये स्टोर करते थे, ग्रेन स्टोर करते थे, गोदाम जिसको बोलते हैं आप। यहाँ पे अनाज वो अपना स्टोर करते थे। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ग्रेन्स जो है ना वो मिले हैं और उससे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे ये खाना स्टोर करते थे, ग्रेन स्टोर करते थे। और ये कोई खुले हुए गटर या फटी हुई नालियां नहीं होती थी भाई, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था पूरा। शहर का जितना भी गंदा पानी होता था वो अंडरग्राउंड सुअर्स के जरिए शहर से बाहर डिस्पोज किया जाता था। अब ये देखें, मैं जैसे इस कमरे में जा रहा हूँ, ये गेट है, एक किस्म का गेट है। ये देखें, इस गेट से आप एंटर होते हैं, पूरा कमरा है। ये ब्रिक्स जो देख रहे हैं आप, प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स हैं ये। और मज़े की बात ये कि जो मिडिवल यूरोप होता था ना, उससे बहुत दफ़ा बेहतर इनकी अर्बन प्लानिंग होती थी। सैनिटेशन इनकी उनसे बहुत अच्छी थी। आपको पता है तब तो इतने प्लेग्स होते थे यूरोप के, तो लोग मरते जाते थे। एवरेज जो एज होती थी वो भी बहुत कम थी। तो उसके बजाय यहाँ पे, यानी उनसे बहुत पहले यहाँ लोग इतने सुखी रह रहे थे। इवन घर के आगे इन्होंने डस्टबिन भी रखी होती थी। तो इतनी कमाल ड्रेनेज सिस्टम था, स्वेज सिस्टम था, प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग बहुत कमाल थी। लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी। ओवरऑल अगर सैनिटेशन की बात करें तो मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ज्यादा सुखी रहते थे मिडिवल यूरोपियन से। 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक, जिसको मिडिवल यूरोप का पीरियड कहते हैं दोस्तों। इस पीरियड में यूरोपियन सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहे होंगे। आज जो हमें वीजा नहीं देते, लेकिन एक जमाना था इनका बहुत बुरा हाल था। अगर हम इन दोनों जमानों को कंपेयर करें, मिडिवल यूरोप और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रॉपर तरीके के टॉयलेट बने होते थे, जो कि मिडिवल यूरोप में बिल्कुल भी नहीं थे। ये मेरे लेफ्ट राइट पे वॉशरूम्स हैं, ये सारे वॉशरूम्स हैं। और आप चेक करें इसको, जब आप कंपेयर करेंगे मिडिवल यूरोप से, तो आपको समझ आएगी कि ये कितना बेहतर प्लानिंग से रहते थे। चलिए जी, अब जो इतना खूबसूरत यूरोप आपको नजर आता है, तब के दौर में उसकी हालत इतनी खराब थी कि लोग अपने घर का कचरा बाहर सड़क पर ही फेंक दिया करते थे। लेकिन उसके बरअक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतने साल पहले प्रॉपर डस्टबिन हुआ करते थे। वेस्ट डिस्पोज करने का एक सिस्टम हुआ करता था। ये सारी जो है ना, ये नालियां जा रही हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम का देखें, स्वीट सिस्टम कितना कमाल था। ये उन्हीं के रखे हुए पत्थर हैं, उसी जमाने के, है ना, बहुत खूबसूरत। चलिए जी, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है डस्टबिन, कचरा दान। यहाँ पे ये अपना कूड़ा कचरा जो है वो रखते थे। इस जगह की जब एक्सकेवेशन हुई, खुदाई हुई, तो बहुत सारे टूल्स मिले जिनसे यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऑक्यूपेशन का, उनके काम काज का अंदाजा हुआ। ब्रॉन्ज, कॉपर और स्टोन के बने हुए जो टूल्स मिले, वहां से अंदाजा हुआ कि ये लोग फार्मर्स हुआ करते थे, आर्टिजन्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स भी थे, पॉटर्स भी थे, लोहार भी थे, लेकिन वॉरियर्स नहीं थे। जी हाँ, कैसी बात है कि जब एक्सकेवेशन हुई तो कोई ऐसा हथियार नहीं मिला, कोई तलवार, कोई चाकू, कोई तीर, कोई कमान, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये अंदाजा हो कि इनके पास कोई आर्मी हुआ करती थी, या कोई किला भी नजर नहीं आया। हालांकि इसी दौर में, इसी टाइम फ्रेम में बाकी सिविलाइजेशंस में हथियार थे, जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस, मेसोपोटामिया, एलामाइट्स, चाइनीज या एंड शेंग डायनेस्टीज, इन सब के पास हथियार हुआ करते थे। इससे ये अंदाजा हुआ कि यहाँ पे रहने वाले लोग कितने पीसफुल हुआ करते थे। हालांकि ये लोग ट्रेड भी करते थे बाकियों से, लेकिन कभी भी हथियार इन्होंने इंपोर्ट नहीं किए। सोचिए यार, इन पतले पतले रास्तों से कभी लोग आते जाते थे,
यहाँ पे लोग मिलते होंगे आपस में, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, नहीं मतलब अस्सलाम वालेकुम तो नहीं बोलते होंगे, बट जो भी है, इन सारे जगहों को देख के ना एक अजीब सी फीलिंग है, बहुत अजीब सी फीलिंग है, बताना बड़ा मुश्किल है, बट फील्स आई डोंट नो, वही तो नहीं पता कि कैसे बताऊं। एक्सकवेशन के दौरान जो आर्टिफैक्ट्स मिले, जो स्टैचूज मिले, उनसे ये भी अंदाजा लगाया गया कि ये लोग जो कपड़े पहनते थे वो अनस्टिच्ड हुआ करते थे, यानी मेनली रोब्स होती थी जो अपने बॉडी के अराउंड ये लोग रैप कर देते थे। ये एक किस्म का इमरजेंसी एग्जिट था, डिविनिटी स्ट्रीट कुछ ही घिटी, तो यहाँ से सीधा आप जाएंगे तो आप गेट की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा अगर हो जाता है जहाँ पे आपको भागने की ज़रूरत पड़े तो सीधा आप यहाँ से जा सकते हैं। आप जैसे ही मोहनजोदड़ो एंटर होंगे तो आपको एक स्टैचू नजर आएगा, प्रीस्ट किंग का स्टैचू। ये यहाँ पे रखा हुआ रेप्लिका है, असल में तो ये छोटा सा एक स्टैचू मिला था जो आज भी नेशनल म्यूजियम ऑफ कराची में पड़ा हुआ है। और अजब सी बात यह है कि जब आप इस स्टैचू को भी देखेंगे तो आपको एक शख्स नजर आएगा जिसने शॉल ओढ़ी हुई है, और इस शॉल के पैटर्न्स पे जब आप गौर करेंगे तो वो अजरक के पैटर्न से बहुत मिलते जुलते हैं। तो हो सकता है सिंधी अजरक जो है वो एक कल्चरल रेमिनेंट हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन अगेन इसका कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि यही अजरक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं तो यहां से इंस्पायर जरूर हुआ होगा। एक और स्टैचू जो काबिले जिक्र है वो है द डांसिंग गर्ल। ये भी जो आप देख रहे हैं ये पार्क में लगा हुआ रेप्लिका है, और इसका भी जो असल है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इंडिया में पड़ा हुआ है। इस स्टैचू पे जब आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक औरत ने अपने आप को काफी ज्यादा संवारा हुआ है, उसके पूरे बाजुओं पे चूड़ियां नजर आएंगी, नेकलेस नजर आएगा, जिससे ये साबित हुआ कि ज्वेलरी उस दौर में एक कॉमन चीज हुआ करती होगी। सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात यह है कि इनकी लैंग्वेज आज तक डिसाइफर नहीं हो सकी। 400 यूनिक सिंबल्स जरूर मिले हैं, टैबलेट्स की सूरत में, सील्स की सूरत में, जिन पे मुख्तलिफ जानवर बने हुए हैं, जैसे कहीं पे बुल बना हुआ है, कहीं यूनिकॉर्न बना हुआ है, लेकिन इस सब से उनकी लैंग्वेज आज तक डिसाइफर नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो बहुत कम है, यानी कि डेटा बहुत कम है, सिंबल्स तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन लिखाई बहुत कम है, और कोई किताबें भी नहीं मिली, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले, और अगर इनकी कोई लैंग्वेज थी भी तो वो बायलिंगुअल नहीं थी। बायलिंगुअल से मतलब वो किसी और जुबान से मिलती जुलती नहीं थी, जैसे सिंधी सराइकी से मिलती है, सराइकी पंजाबी से मिलती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को भी जब कंपेयर किया गया दुनिया भर की लैंग्वेज से, वो किसी से मिलती ही नहीं थी, और लैंग्वेज को डिसाइफर करने का तरीका ही यही होता है। जैसे 1979 में इजिप्ट में रोजेटा स्टोन मिला, उस पत्थर पे 2 ऐसी एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेजेस लिखी हुई थी जो तब के जमाने में अनडिस्कवर्ड थी, अनडिसाइफर्ड थी। एक थी हीरोग्लिफिक और दूसरी डेमोनिक लैंग्वेज। लेकिन मजे की बात यह कि वो जो पत्थर था वहां पे ये लैंग्वेजेस जब लिखी हुई थी तो इनके नीचे एंशिएंट ग्रीक में उनका तर्जुमा भी था, और एंशिएंट ग्रीक तो ऑलरेडी डिसाइफर्ड लैंग्वेज थी। तो बस फिर जब उन्होंने अल्फाजों को अल्फाजों से मिलाया तो एक नई, बल्कि 2 नई लैंग्वेजेस डिसाइफर हो गई। अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में काम नहीं आया। अब एक मिस्ट्री तो इनकी जबान है, और दूसरी मिस्ट्री ये है कि ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन आखिर तबाह और बर्बाद कैसे हो गई। अगेन इसके पीछे भी कुछ थ्योरीज ही हैं, पक्का कुछ भी नहीं है। और पहली थ्योरी ये कहती है कि इंडस रिवर जो सिंधु नदी है उसने अपना रुख बदल दिया, अपना कोर्स जब उसने शिफ्ट कर दिया, तो ये लोग तो पूरा का पूरा डिपेंड करते थे उस नदी पे, पूरा एग्रीकल्चर उनका उसी पे डिपेंड करता था, तो फिर ये तबाह बर्बाद हो गए, इनके पास कुछ रहा ही नहीं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हैवी फ्लडिंग्स हुई, बहुत ज्यादा सैलाब हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। और सैलाब के असरात तो वैसे मोहनजोदड़ो में नजर भी आते हैं, जैसे दीवारों पे समंदर की मिट्टी का जमा हो जाना, जिसको आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में सिल्ट भी कहते हैं। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि इनको आर्यंस ने इन्वेड कर दिया। अब क्योंकि इनके पास तो कोई हथियार थे ही नहीं, सिर्फ ऐसे घास फूस काटने वाले चाकू थे और टूल्स थे, तो ये खुद को डिफेंड नहीं कर सके, न कोई फोर्ट था, न मिलिट्री थी, तो आर्यंस ने इनको इन्वेड किया और खत्म कर दिया। चौथी थ्योरी ये कहती है कि कोई एपिडेमिक भी आया हो सकता है, कोई बीमारी फैली होगी जिसकी वजह से सब मर गए होंगे और पूरा का पूरा शहर वीरान हो गया होगा। थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन फिक्र करने वाली बात यह है कि मोहनजोदड़ो की तबाही अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी ये साइट खतरे में है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है
सॉइल सैलिनिटी। असल में जब जमीन की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड बिल्डअप हो जाते हैं तो वो उस जमीन की हेल्थ को खराब कर देते हैं, और यही हो रहा है मोहनजोदड़ो के साथ। और उसका रीजन आसपास की होती हुई इरिगेशन। लोग अपनी फसलों को पानी तो दे रहे हैं, लेकिन उसी पानी की वजह से जो मोहनजोदड़ो का ग्राउंड वाटर है वो ऊपर राइज कर जाता है और मिट्टी को खराब करता है, जिसकी वजह से ईंटें टूटने लग जाती हैं और स्ट्रक्चर कमजोर पड़ जाता है। ये देखिए, ये सारी ओरिजिनल ईंटें हैं उसी ज़माने की, और ये कितनी हैवी हैं। इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है ना अभी भी जितना भी बचा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा था, तभी ये सरवाइव किया है जितना भी किया है। अब इसका रीजन सिर्फ एक इरिगेशन नहीं है, इस दुनिया के बदलते हुए टेम्परेचर्स भी हैं। ग्लोबल टेम्परेचर क्योंकि बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एक्सट्रीम हीट भी जो ऊपर की सतह है उसको कमजोर बनाती है। होता यह है कि ग्राउंड वाटर अपने साथ नमकियात लेके ऊपर आता है, और ऊपर तो होती है इतनी ज्यादा धूप, तो उस धूप से बचा कुचा पानी सारा एवापोरेट हो जाता है और पीछे बच जाती है सारी नमकियात जो मिट्टी को खराब कर देती। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो 2022 में सिंध में सैलाब आया था वो मोहनजोदड़ो का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सका। वजह पता है क्यों? 4500 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम जो आज भी उसी तरह ही काम कर रहा है। जितनी बारिश हुई, जितना सैलाब आया, वो सारा ही अंडरग्राउंड सूअर्स की मदद से सारा पानी ड्रेन हो गया। वाह, कमाल बात नहीं कि जहां पूरा सिंध डूब रहा था, एक ऐसा शहर जो इतने हजारों साल पहले बना हुआ है वो सरवाइव कर रहा था। तो फिर आज के सिंध से ज्यादा तो मॉडर्न तब का सिंध हुआ। अब तो यहाँ पे सिर्फ र्यून्स हैं, लेकिन फिर भी मोहनजोदड़ो मैटर्स इसलिए नहीं क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इतने हजारों साल पहले भी साउथ एशिया में एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी रहती थी जहाँ इंटेलेक्चुअली और कल्चरली रिच लोग रहते थे। और ये इस बात का भी रिमाइंडर है कि सिविलाइजेशंस कितनी भी बड़ी हो जाएं, वो कभी भी गिर सकती है। मोहनजोदड़ो आज तो खंडरात में पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी ईंटों में एक लेगेसी है, इन ईंटों में एक विरासत है दुनिया के सबसे पहले जदीद शहर की। सब्सक्राइब जरूर करना।